नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका जिला आपकी खबर का। हरियाणा बीजेपी के नेता और बिग बॉस फेम टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। उनका निधन सोमवार रात को गोवा में हुआ। इस खबर के बाद से उनके फैंस और प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। सोनाली फोगाट की मौत की पुष्टि उनके भाई ने की। तारीख 23 अगस्त 2022, दिन मंगलवार और समय करीब 10 बजे के आसपास का, जब एक खबर ने खबरों की दुनिया में तहलका मचा दिया। खबर थी बीजेपी नेत्री और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट के निधन की। 41 वर्षीय सोनाली फोगाट का निधन गोवा में हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, जिसकी जानकारी उनके भाई वतन ढाका ने दी। सोनाली फोगाट ने कल रात अपनी मां और परिजनों से फोन पर बातचीत की थी। वहीं मौत से कुछ समय पहले सोनाली फोगाट ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की थी। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी थी। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो चुनाव हार गई थी। सोनाली फोगाट को बीजेपी की हरियाणा इकाई ने महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया था। हाल ही में उन्होंने कुछ दिन पहले कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात भी की थी। टिकटॉक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेमस रही सोनाली ने रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें संस्करण में हिस्सा भी लिया था। सोनाली ने छोटे पर्दे के कई धारावाहिकों में काम किया है। करीब 2 साल पहले कोरोना काल के दौरान सोनाली फोगाट उस वक्त चर्चा में आई जब उन्होंने एक मंडी कर्मी को पीट दिया था। सोनाली फोगाट के जीवन सफर पर एक नजर डालते हैं। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1979 को हुआ था। सोनाली का जन्म फतेहाबाद जिले के भूथान गांव में हुआ था। सोनाली को फेमस होने और एक्टिंग करने का शौक बचपन से था और सोनाली को जल्द ही इसमें कामयाबी भी मिल गई थी। सोनाली फोगाट ने दूरदर्शन में हरियाणवी एंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। सोनाली फोगाट ने कई टीवी सीरियल्स में भी अभिनय किया था। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो चुनाव हार गई थी। वहीं बात सोनाली फोगाट की प्रारंभिक शिक्षा की करें तो फतेहाबाद के पायनीर कॉन्वेंट स्कूल से सोनाली ने शुरुआती शिक्षा ली थी, जिसके बाद सोनाली फोगाट ने अपनी स्नातक की शिक्षा महर्षि दयानंद महाविद्यालय के माध्यम से पूरी की। सोनाली के पिता एक मध्यम वर्गीय किसान थे और इनकी माता एक गृहिणी थी। इनका परिवार एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार था। सोनाली फोगाट हरियाणा की जाट जाति से आती हैं। इनके परिवार में एक भाई और 3 बहनें हैं। सोनाली फोगाट का विवाह संजय फोगाट के साथ हुआ था। संजय फोगाट बीजेपी के सदस्य थे। इनको 2016 हिसार के एक फार्म हाउस में रहस्यमयी हालत में मृत पाया गया था। सोनाली फोगाट ने अपने पति की मृत्यु के बाद शादी नहीं की और विधवा का जीवन व्यतीत किया। सोनाली फोगाट के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट पिछले कई दिनों से गोवा में थी और अचानक सोनाली फोगाट के निधन से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। तो वहीं राजनेताओं ने भी सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और इसका लाभ फरीदाबाद की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां अस्पताल प्रबंधन तो दूसरी तरफ फरीदाबाद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। कार्यक्रम को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद के लिए फरीदाबाद के लोग भाग्यशाली हैं। अम्मा का 2400 बेड का हॉस्पिटल
कल प्रधानमंत्री लोगों को समर्पित करेंगे और आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा और प्रधानमंत्री जी का सभी लोग, फरीदाबाद के लोग उनका स्वागत और धन्यवाद करेंगे। और इससे क्या है कि आने वाले हमारे क्षेत्र में, दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा नाम है और एनसीआर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को आप सुन रहे थे। मूलचंद शर्मा का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फरीदाबाद आने वाले हैं और फरीदाबाद वासियों को एक बड़ी सौगात वो कल देने वाले हैं, जहां 2400 से 2600 बेड का ये अस्पताल होगा और ये देश का सबसे बड़ा निजी अस्पताल होगा। इसमें अत्याधुनिक जो सुविधाएं वो भी मरीजों को दी जाएंगी और कल इसकी सौगात देशवासियों को, फरीदाबाद वासियों को देश के प्रधानमंत्री देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वो भी इस दौरान पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह अंबाला पहुंचे और पंचायत चुनाव को लेकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे। आपको बता दें कि बीजेपी पंचायत चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़े, इसका फैसला हाईकमान करेगा। वहीं सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से हुए निधन पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने शोक प्रकट किया और कहा कि सोनाली फोगाट एक जुझारू और कर्तव्यनिष्ठ नेता थी। तो खेल मंत्री संदीप सिंह आज अंबाला पहुंचे और यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। पंचायत चुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि ये बैठक ली, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं सोनाली फोगाट के निधन को लेकर उन्होंने कहा है कि सोनाली फोगाट बीजेपी की एक कर्तव्यनिष्ठ नेता थी, कार्यकर्ता थी और उनके निधन से बीजेपी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अब ये चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं लड़ना है, इसका फैसला बाद में लिया जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव के लिए तैयार करने के लिए एक के बाद एक बैठक की जा रही है ताकि बीजेपी इन चुनावों में अच्छी जीत हासिल कर सके। कुछ लोग बुलाए हुए हैं, शायद आपसे मिलने की बात करते हैं। सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के अनुज वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने गांव नीमला में आयोजित 3 दिवसीय डे नाइट एनसीसी क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने आयोजन समिति को 71,000 रुपये की नगद राशि भेंट की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद कांडा ने कहा कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखता है, साथ ही खेल नौकरी की गारंटी बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा ने यह भी कहा कि खेल मंत्री रहते हुए नई खेल नीति बनाई थी, जिसके तहत खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख रुपए की नगद राशि देने के साथ साथ डीएसपी की नौकरी का प्रावधान किया था। आज इसी नई खेल नीति और खिलाड़ियों की मेहनत से हरियाणा की झोली में पदकों की बरसात हो रही है। आज के दौर के अंदर नशा चारों तरफ है, लेकिन हमारा सिरसा जिला भी उससे दूर नहीं है और उस नशे को दूर करने के लिए आप साथियों की जरूरत है, आप युवाओं की जरूरत है कि आप साथी जो आज क्रिकेट का टूर्नामेंट कर रहे हैं, लगभग 100 टीमें यहाँ आ जाएगी आपके पास, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, सिरसा जिला से। बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तो पूरे गांव का आभार प्रकट करता हूँ। शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं आपकी सरकार में रह के सेवा कर सकता था। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, पर ये मेरी किस्मत काम नहीं करी कि मैं आपकी सरकार में रह के सेवा करता। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आशीर्वाद है इलाहाबाद हल्के के लिए कि आप कभी भी कोई काम मेरे पास आए, मैं तुरंत आपके उस प्रभाव से, क्योंकि मेरे पास जो मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, मैं आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हूं। पहुंचाने में राजस्थान लाइव 24
गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में इस सेशन के नए कोर्स शुरू हो गए हैं और इन सभी कोर्स की जानकारी के लिए छात्र यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में खुद आकर भी जानकारी ले सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम इंतजाम आज किए गए, जिससे स्टूडेंट्स को पूरी जानकारी मिल सके। यूनिवर्सिटी में ही कोर्स शुरू होने से स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यही नहीं, गुरुग्राम के स्टूडेंट्स को इन कोर्स के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ही ये शुरू किए गए, जिससे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश कुमार से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय राठौर ने। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस्टर दिनेश कुमार मेरे साथ हैं और साफ तौर पे जिस तरीके से आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज हैं या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस की मैं बात करूं तो स्टूडेंट को किस तरीके से और ज़्यादा शिक्षित किया जाए और उसके साथ साथ उसको बढ़ावा दिया जाए। सर, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा मुझे परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम प्रोफेसर दिनेश कुमार है। मैं अभी वाइस चांसलर हूँ गुरुग्राम विश्वविद्यालय में और पिछले लगभग 7 महीने मेरे को यहाँ पर अभी आए हुए हैं। उससे पहले मैं वाइस चांसलर रहा था जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में। लगभग 6 वर्ष का कार्यकाल मैंने वहाँ बिताया और उससे पहले जो मेरी परमानेंट पोजीशन है, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा सब्जेक्ट है। सर, मैं बात करूँ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की, मैं बात करूँ नई यूनिवर्सिटी, किस तरीके को इसको आगे ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी और साथ ही साथ कौन कौन से नए जो कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी में लाए गए हैं? जी देखिए, अभी जो हमारा जो कैंपस है वो गुरुग्राम विश्वविद्यालय का एक बिल्डिंग से लगभग 11 एकड़ की जो ये कैंपस है उससे काम चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग थी, हमें यूनिवर्सिटी चलाने के लिए टेम्परेरी दी है। लेकिन हमारा मेन कैंपस यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर मानेसर साइड में जाके ककरौला गांव के पास सेक्टर 88 है, वहां पर 44 एकड़ की भूमि हमें मिली है और उसमें हमारा कैंपस बनना शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी से उस काम को शुरू कराना चाहते हैं और मेरे को उम्मीद है कि सरकार हमें बहुत सारे फंड भी रिलीज कर रही है जल्दी और उसके बाद उसका काम बहुत तेजी से शुरू होगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से शुरू हो रहे हैं, कोर्सेज हमने रफली हमारे यहाँ पर जब मैं आया था 18-19 के करीब कोर्सेज चलते थे। इस बार मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 20 नए प्रोग्राम हमने ऐड किए हैं। उसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं, बहुत सारे मास्टर डिग्री के प्रोग्राम हैं, हमारे मीडिया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम हैं और भी बहुत सारे जो हॉस्पिटलिटी और कई तरह के मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि सरकारी विश्वविद्यालय में देखिए प्राइवेट में बहुत सारी फीस होती है, सरकारी में फीस भी कम होती है और सरकारी का एक मान्यता भी अलग तरीके चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एनसीआर के छात्र हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर, यूएसपी क्या है यूनिवर्सिटी की और किस तरीके से? देखिए, यूनिवर्सिटी की यूएसपी बनने में तो समय लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये यूनिवर्सिटी साइबर सिटी में बन रही है, तो इसकी यूनिवर्सिटी की यूएसपी अपने आप ही एक ऐसी यूएसपी बनेगी कि लोग जो बच्चे हैं पढ़ते पढ़ते उनको जॉब मिलेगी। तो अभी हमने यहाँ पे एक प्रोविजन किया है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स हमने शुरू किए हैं, जैसे जापानीज में है, जर्मन में है, अगले साल फ्रेंच में भी शुरू करेंगे। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पढ़ने लिखने के बाद खाली हिंदुस्तान में नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि जो वर्ल्ड के जो दूसरे जो कंट्री हैं वहाँ पे भी नौकरी करने जा सकते हैं और ऐसा एक माहौल बनेगा कि यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए एडमिशन मिलने की देर है, नौकरी उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सर, प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करूँ उसके बजाय अब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जो छात्रों का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डेट क्लोज हो गई थी लेकिन अभी भी आवेदन आ रहे जिसके चलते आपने डेट बढ़ा दी गई। हाँ जी, डेट इसलिए बढ़ाई कि बहुत सारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट थी कि जी हमने अप्लाई नहीं कर पाए, टाइम पे ये रिजल्ट नहीं आया था, तो हमने सोचा कि जो बड़ा हित है तो उसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का इसको डेट को बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों की एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा रस है। इस बार बहुत ज़्यादा लोगों को लगने लग गया है कि यूनिवर्सिटी एक बहुत सीरियसली तेज़ी से ऊपर काम बढ़ने के लिए काम कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि सारे कोर्सेज हमारे AICTE अप्रूव्ड हो गए हैं या BCI से अप्रूव्ड हैं या फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव्ड हो गए हैं। सारे के सारे जो एजेंसीज हैं, जो इसको कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं, उनके माध्यम से इनको अप्रूवल के बाद इन कोर्सेज को शुरू किया गया है। सर, अब छात्रों की स्किल की मैं बात करूँ, स्किल डेवलप करने के लिए क्या तैयारी है पूरी यूनिवर्सिटी या फिर पूरी आपकी टीम? देखिए, स्किल
तो कैसे जनरेट हो सकती है कि विद्यार्थी क्लास में पढ़े और जो पढ़ने लिखने के बाद में जो उसको एक्चुअल काम करना है उसके लिए या तो इंडस्ट्री में काम करे या फिर वो लैब में या फिर एक तरह का माहौल ऐसा बने कैंपस में कि कुछ क्लब बने। तो हमने इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कि कुछ स्टूडेंट हमारे इंडस्ट्री में पढ़ते पढ़ते इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, कुछ विद्यार्थी हमारे यहाँ पर जो क्लब्स हैं, जो हमने इस बार 20 क्लब के करीब हमने स्टार्ट किए हैं, उसमें से हार्डवेयर क्लब है, सॉफ्टवेयर क्लब है, डांसिंग क्लब है, म्यूजिक क्लब है, कई तरह के क्लब हमने शुरू कर दिए हैं। और हमारे विद्यार्थी पढ़ने लिखने के अलावा उसके क्लब का भी मेंबरशिप रखेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। उससे उनकी जो स्किल है वो स्किल बढ़ेगी और उनको विद्यार्थियों को, जैसा हमारी नई शिक्षा नीति में इवन हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो खाली पढ़ने लिखने के बाद में केवल एग्जाम पास करके डिग्री नहीं देना है, उसको जो करना भी आना चाहिए काम, और उसके लिए हमने इस तरह का माहौल बनाया। सर मैं बात करूं युवा वर्ग की, कहीं ना कहीं अब नशे की तरफ वो रुख करते नजर आ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं गलत संगतों का वो शिकार हो रहे हैं, तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखो, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि अब हमारे जो युवा, जो हमारी पीढ़ी है, कि ये समय ऐसा है, अगर आप अपने आप को बचा के इस चीज़ से चलोगे तो आपके लिए आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। अगर आप इस चक्कर में पड़ जाओगे, नशे के चक्कर में या ड्रग्स के चक्कर में, तो बहुत जल्दी ही आप आगे नहीं चल पाओगे। और ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पर कहता हूँ, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है, मेरे घर में भी मैंने चीज़ देखी हैं, आस पड़ोस में भी चीज़ देखी हैं कि नशा यदि आप करोगे तो लाइफ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। लाइफ थोड़े दिन का ये एक आपको वो मिलता है कि करंट सा मिलता है कि नशा करने के बाद क्या हो गया, लेकिन उसके बाद आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ दिनेश कुमार जी, वाइस चांसलर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि अब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में 20 नए जो कोर्स हैं वो शामिल कर लिए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज की मैं बात करूं, लाखों रुपए आपको खर्चने पड़ते हैं, लेकिन जब सरकारी संस्थान में आप आते हैं आपको बेहतर शिक्षा मिलती है और साथ ही साथ जो आपका जेब का खर्चा है वो भी कम होता है। गुरुग्राम से कैमरामैन विनय के साथ संजय राठौर। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष, इस इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान की हम बात कर रहे हैं, सत्यवान नरवाल ने, उन्होंने ये बताया है कि किसान 25 और 26 अगस्त को सीएम सिटी करनाल में मुख्यमंत्री निवास के सामने पंचायत करेंगे। शामला, देह, जुमना मुश्तरका जमीन का मालिकाना हक किसानों को देने के लिए कानून बनाने की मांग की जाएगी। सत्यवान नरवाल ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने करीब 1.5 महीने पहले प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी किया और ये पत्र जारी करके जमीन पंचायत को देने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने काश्तकारों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। साथ ही कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन जमीनों को पंचायत के हवाले करने का फैसला दिया, जो न्याय संगत नहीं है। पूरे हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले निजीकरण की नीति के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी कड़ी में कैथल में भी कर्मचारियों ने बस अड्डे पर काले झंडों के साथ रोष प्रकट किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि नई बसें लाने की बजाय किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बसें लाकर निजीकरण की तरह बढ़ रही हैं और इन बसों में ना तो रोडवेज का ड्राइवर होगा और ना ही ये बसें रोडवेज की वर्कशॉप में रिपेयर होंगी, केवल परिचालक हरियाणा रोडवेज का होगा। साथ ही कहा कि नीति नहीं बदली तो एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं गरीब जनता को देने के लिए 10,000 बसें सरकार दे, ताकि गांवों के अंदर भी सरकारी बस जा सके और गांवों के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिल सके। जबकि हमारी रोडवेज के बस के अंदर 47 कैटेगरी भरी हैं, उनको सरकार फ्री तो कर देती है, जो सरकारी बसें बचेंगे नहीं तो वो चलेंगे किसमें, हमारा ये भी मानना है। दूसरा, हम सरकार को अपील करना चाहते हैं कि ये जो बसें हैं इनको बंद करें, सरकार ऑर्डिनरी बसें लेके आए ताकि जनता को बेहतर परिवहन की सुविधा मिल सके। यमुनानगर में प्रतिबंधों के बावजूद दुकानों और सब्जी मंडियों में सिंगल यूज पॉलिथीन को जोर शोर से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि नगर निगम और उससे संबंधित विभाग कई दुकानों पर जाकर चालान भी काट रहा है, लेकिन रोक तो नाम मात्र की लग रही है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में एक दुकानदार पॉलिथीन के पैकेट को इस्तेमाल कर रहा है,
जो कैमरे में भी कैद हुआ है, जिस पर निगम आयुक्त धीरज कुमार का कहना है कि अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा कि सभी को विदित है कि 1 जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक पे लग चुका है। इसके लिए नगर निगम की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हमने होर्डिंग्स भी लगाए हैं, हमारे जो टिप्पर चल रहे हैं उन टिप्पर के माध्यम से हम अनाउंसमेंट करके भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जागरूकता के साथ साथ इसमें नगर निगम जो है वो चालान भी कर रहा है। बहादुरगढ़ के पहलवान सुमित दलाल ने विश्व जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि कांस्य पदक जीतकर लौटे सुमित दलाल का जोरदार स्वागत किया गया। फूल माला और नोटों की माला पहनाकर पदक विजेता पहलवान और कोच धर्मेंद्र दलाल का स्वागत हुआ। कांस्य पदक के मुकाबले में सुमित ने तुर्की के पहलवान को 6-3 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। सुमित का कहना है कि उसका सपना ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का है, जिसे वो जरूर पूरा करेगा। बुल्गारिया गया था सर, सोफिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जूनियर की, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया थी। किस पहलवान को रहा है? मेरी पहली बाउट थी ताइपाई के पहलवान के साथ जो चीन के पास देश है। दूसरी थी मेरी उज्बेकिस्तान के साथ। फिर तीसरी बाउट में अर्मानिया के पहलवान के साथ कारणवश तब गया था, हार गया था। और फिर मेरी ब्रॉन्ज के लिए बाउट आई, अगली बाउट वो थी मेरी अजरबैजान के साथ। गोहाना के मदीना गांव की सोनम मलिक ने बुल्गारिया में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम भार वर्ग सिल्वर मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये कुश्ती 15 से 20 अगस्त को बुल्गारिया में हुई थी। सोनम की इस जीत से गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों और सोनम के साथी खिलाड़ियों ने सोनम का मिठाई खिलाकर और फूल की माला पहनाकर स्वागत किया। रादौर से गुजर रहे सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर दुकानदारों ने रोष प्रकट करते हुए दुकानें बंद कर हाईवे किनारे धरना दिया। दरअसल लंबे समय से हाईवे खस्ताहाल की स्थिति में है, जिसको लेकर दुकानदारों ने रोड जाम करने की कोशिश की थी, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन पर हाईवे किनारे धरना दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे एक्सीएन पीडब्ल्यूडी नवीन खत्री ने इस सड़क मार्ग का प्रपोजल सरकार के पास भेजे जाने की बात कही, जिस पर दुकानदारों ने प्रशासन को 1 हफ्ते तक सड़क निर्माण शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। हमारा उद्देश्य आम जरूर करेंगे। यमुनानगर में 24 वर्ष की उम्र में 8 बार नशे के मामले में जेल जा चुके आरोपी को एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने फिर से 12 ग्राम स्पैक के साथ 9वीं बार गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसा है, ये हमारी टीम को सूचना मिली थी। गली नंबर 6 में अर्शदीप नाम का लड़का स्मैक बेचता है। उसी मुखबिरी के आधार पर इस अर्शदीप को आज काबू किया गया। इससे 12 ग्राम स्मैक मिली है। ये पहले भी कई बार जेल जा चुका है स्मैक के मामले में। स्मैक पीता भी और बेचता भी। झज्जर के गांव में जमीन मामले को लेकर गांव पाटौद में ग्रामीणों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शामला जमीन को लेकर न्यायालय के आदेश से भी ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने कहा कि गांव की शामला जमीन ग्रामीणों की है और वो किसी भी ग्रामीण कीमत पर अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। विधानसभा में भी ग्राम शामला जमीन को लेकर विधायकों द्वारा आवाज उठाई जा चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वो आने वाले इस चुनाव में वोट नहीं डालेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सभी ग्रामवासी यहाँ खड़े हैं, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे ताकि वहां तक बात पहुंचे। अगर हमारे साथ फिर भी हमारी बात को नहीं सुना गया, सभी किसान परेशान है। आज यहाँ है, कल पूरे हरियाणा के किसान त्रस्त है इस बीमारी से। तो हमें मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि स्पेशल अधिवेशन बुलाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी वहाँ पैरवाई में झील रही है अपना पक्ष रखे
कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जमीनें आई है, पुश्तैनी जमीन है, उनको मालिकाना हक दिया जाए। दिल्ली पुलिस के एक एएसआई ने ससुराल वालों के उत्पीड़न से परेशान होकर फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक ने फांसी लगाने से पहले सुसाइड नोट लिखा, जिसमें आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष उधार लिए 15 लाख रुपए नहीं लौटा रहा था। रुपए मांगने पर सलहज ने झूठी दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। मृतक के बेटे ने मामा मामी सहित 5 के खिलाफ आत्महत्या को विवश करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।